नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में बोला जाए तो कोशिका, यानी कि सेल्स क्या होते हैं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार एक घर बनता है पूरा, तो उस घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार जो हमारा ह्यूमन का या जो मानव है हम, तो उसका जो शरीर बना है वो बना है सेल से। सेल से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना है। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो बनता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो बनता है फिर ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और जब पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है तब हम कहलाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ लगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स। सेल्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हमारी जो पूरी बॉडी की संरचना है वो बनी हुई होती है। सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, सेल में एक क्षमता होती है रेप्लिकेट करने की, यानी कि डिवाइड करने की। जो पुराने सेल्स होते हैं उनसे नए सेल बनते हैं। अब हम कुछ सेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण डिस्कवरियां देखेंगे कि कौन सी डिस्कवरी एनसीईआरटी में दी गई है और कौन सी महत्वपूर्ण है। तो ये रहेगी सेल से रिलेटेड। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन ये एक डेड सेल था। ठीक है, ये एक डेड सेल था। इन्होंने क्या किया था, पेड़ की छाल के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पेड़ की छाल को लिया था तथा उसको माइक्रोस्कोप के अंडर इन्होंने देखा था। तो इन्होंने जाना कि बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर ही एक पूरा स्टेम बना हुआ है, यानी कि एक जो छाल थी पेड़ की वो बनी हुई है। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। बात आती है लिविंग सेल की। ये तो इन्होंने खोज तो कर ली थी कि कोई सेल नामक चीज़ होती है, लेकिन लिविंग सेल, जो जीवित सेल थी, उनकी जो खोज की थी वो की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। अब देखिए, लिविंग सेल को याद रखने का तरीका है, यहाँ पे इनके नाम में आ रहा है लिविन। लिविन से आप याद रख सकते हैं लिविंग सेल। नेक्स्ट आता है सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये हम अब आगे देखेंगे। आगे जब मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें अब हम जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, मान लीजिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो इस हमारे अंदर किडनी होती है, हार्ट होता है, लीवर होता है, बहुत सारी ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तभी वो एक साथ वर्क करते हैं। उसी प्रकार जब हम सेल देखते हैं तो सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन करते हैं ताकि सेल जीवित रहे और सभी सेल अपना महत्वपूर्ण कार्य कर सके। तो उसके बाद आता है सेल न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं सेल न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अब इसको याद रखने का तरीका है, जो न्यूक्लियस होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट देखेंगे अब हम सेल थ्योरी। अब देखिए, सेल की खोज हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी खोज लिया गया। अब इन्होंने ये बताया कि सेल का काम होता क्या है, तो ये सब बताया गया था सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी थी शील्डन एंड स्वान ने। 1838 और 1839 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जितना भी जो तरल पदार्थ होता है, जो पानी भरा हुआ होता है सेल के अंदर, ये देखिए जैसे एक सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गया और ये बाकी जितना भी ये पानी वगैरह भरा होता है सेल के अंदर, ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। इसी के अंदर ही बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, फिर ईआर हो गया आपका, फिर आपका ये जितनी भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होती है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने।
अब देखो इसको याद रखने का तरीका है, पी से प्रोटोप्लाज्म का हम पी उठाएंगे और पुरकंजे का पी उठाएंगे, तो पी पी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसीलिए अब हम इसको याद रख सकते हैं इजीली कि प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म होते हैं सेल के। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी में आखिर है क्या, लिखा क्या है सेल थ्योरी में, मतलब बताती क्या है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी कहती है कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे बने हुए हैं, वो बने हैं सेल से। उसके बाद देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक या उससे ज़्यादा सेल हो सकते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हमारी बॉडी का, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, तो जो ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं उनके सेल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हम सेम सेल से नहीं बने होते हैं। अगर सेम सेल से बने होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी सेम ही होती, ठीक है। तो हमारे जो लीवर होता है उसका अलग सेल होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, मसल्स के अलग होते हैं, किडनी के अलग सेल होते हैं। तो इसी प्रकार डिफरेंट सेल से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। नेक्स्ट सेल थ्योरी में कहा जाता है कि सेल जो न्यू सेल होते हैं वो हमेशा ओल्ड सेल से बनते हैं। जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल की डिवीज़न होती है, तो जो पुराना सेल होता है वो नए सेल को बनाता है। तो ये बताया गया था सेल थ्योरी के बारे में। अब हम देखेंगे कि सेल का साइज़ होता है, सेल का जो नंबर होता है, वो सेल का जो शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि किन किन बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला देखेंगे हम सेल नंबर के आधार पर कि कितने नंबर के आधार पर हमने सेल को डिवाइड किया गया है, मतलब किया हुआ है। तो पहला आता है यूनिसेलुलर और दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई होती है उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर, और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मल्टी सेलुलर से बनी हुई होती है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उनको कहते हैं हम मल्टी सेलुलर। देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा है, जो सिंगल सेल से बने हो उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो मल्टीपल सेल से बने हो या एक या उससे ज़्यादा अधिक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हम मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल देखा जाए तो एनसीईआरटी में दिया गया है बैक्टीरिया तथा पैरामीशियम्स। जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है वो सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है, और पैरामीशियम की बॉडी भी एक ही सेल से बनी हुई होती है। वहीं अगर बात की जाए ह्यूमंस की तथा एनिमल्स की, तो हम में मल्टी सेलुलर है, ठीक है। हम में एक से ज़्यादा अधिक सेल्स होते हैं। अब हम देखेंगे सेल शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की शेप हो सकती है। अब सेल का नंबर अलग अलग हो सकता है, जैसे हम मल्टी सेलुलर है तो उनकी शेप्स भी अलग अलग हो सकती है। अब सेल ब्रांच और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये सेल है, ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकता है, यहाँ से निकला हुआ भी हो सकता है, स्पिंडल शेप का भी हो सकता है। ये देखिए स्पिंडल शेप किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की स्पिंडल शेप है। सफेरिकल भी हो सकता है, मतलब गोलाकार जो आकृति में भी सेल की शेप हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइज़ के आधार पर सेल। अब कौन कितना बड़ा सेल है और कौन कितना छोटा सेल है। अगर पूरी दुनिया में बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटा सेल, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। और अगर वहीं बात की जाए लार्जेस्ट सेल की, तो वो है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम देखेंगे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कि सेल किस प्रकार से दिखता है और सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इसको अगर हम इसका कोई भी पार्ट काट के ले आए, कोई भी पार्ट, जैसे आँख का ले लिया, स्किन का ले लिया, हाथ का ले लिया, पैर का, जिस मर्जी का काट के, तो जो सबसे छोटी इकाई हमें मिलेगी, जो सबसे छोटी यूनिट मिलेगी, वो मिलेगी हमें सेल। तो इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो सेल का कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सेल में हमें देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की परत होती है ना सेल की, इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीएम या सीएम भी कहते हैं। अब ये इसको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मत कहना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा सेल मेम्ब्रेन। ये एज ए बॉडी गार्ड काम करती है, मतलब किस चीज़ को इसके अंदर आना है
और किस चीज़ को इस सेल के बाहर जाना है, ये डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके बाहर होती है एक सेल वॉल जिसको हम कहते हैं Z+ सिक्योरिटी। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, एनिमल सेल में हमें ये सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। इसका जो कारण है वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। जब हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको बताऊंगा कि सेल वॉल क्यों ज़रूरी होती है प्लांट सेल के लिए और इसको हम Z+ सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इसी के पास ही हमारी हेरिडिटी तथा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसी के अंदर ही हमारा DNA होता है। हमारे आँखों का रंग, हमारी हाइट, हमारा जितना भी बॉडी का वेट है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा IQ लेवल क्या है, ये सब डिसाइड करता है DNA, यानी कि DNA होता है न्यूक्लियस में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अब उसके बाद आता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये देखिए ये जितना भी जेल है, जितना भी पानी है, जितना भी जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी जेली फ्लूइड होती है उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब इसी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, बहुत सारी ER हो गए, RER हो गए, SER हो गए, जो राइबोसोम्स हो गए आपके, ये सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक को हम डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे कि किन किन ऑर्गेनेलीज का कौन कौन सा फंक्शन और क्या क्या ये फंक्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा ना, जो ये बाहरी परत होती है ना सेल की, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में PM या CM। यह सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। मैंने जैसे कि आपको डायग्राम की सहायता से भी बताया था कि सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश की थी कि ये सिलेक्टिव परमिएबल क्यों है, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर तथा सिलेक्टिव चीज़ें ही बाहर जाने की इजाज़त देता है। इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब सिर्फ जो सिलेक्टेड चीज़ें होंगी सेल के अंदर वही अंदर या बाहर जा सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ जाएगी और कोई भी बाहर चले जाएगी। सिर्फ जो सेल के लिए ज़रूरी होगा वो चीज़ अंदर आएगी और जो बाहर जाने लायक चीज़ होगी उसी को ही सेल बाहर निकालेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड्स तथा प्रोटीन की। एज ए बॉडीगार्ड यह काम करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सेल के अंदर आएगा और कौन सेल के बाहर जाएगा। अलोज डिफ्यूज़न ऑफ द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2। अब हम डिफ्यूज़न को भी पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है, देखिए मोटा मोटा आपने ये देखना है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है सेल के और कौन सी चीज़ बाहर जानी है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब इसको हम एक मोटे मोटे रूप से देख लेते हैं कि ये डिफ्यूज़न क्या होता है और ये ट्रांसपोर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये आगे चलकर भी आपको ये जो डेफिनेशंस है ये अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के दो प्रकार। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जब कोई सब्सटेंस मूव करता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के तरफ को तो उसे कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं एक्टिव उसका उल्टा होता है, इसमें सब्सटेंस मूव करता है लोअर टू हायर की तरफ से। पैसिव में हो रहा है हायर से लोअर की तरफ को और एक्टिव में हो रहा है लोअर से हायर की तरफ को। एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे कम चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना हुआ तो इजी रहेगा, मतलब आसानी से यहाँ पे फिट हो सकता है, जा सकता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से, और इसमें एनर्जी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इसका अगर उल्टा किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर इनको भीड़ में जाना है, अंदर की तरफ को घुसना है,
ठीक है। तो इसके लिए इनको एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस ऑक्यूपाई है पहले का, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए एनर्जी लगेगी, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये स्लो मूवमेंट होती है और इसमें जल्दी होती है, यानी कि रैपिड मूवमेंट होती है। सिर्फ वाटर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, पीएच लो। पीएच लो से आप याद रख सकते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है हायर से लोअर की तरफ को, और वहीं अगर एक्टिव की बात की जाए तो इसका मैंने ट्रिक बनाई थी आलू हाई, यानी कि ए से आ गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो से आ गया लो, और हाई से आ गया हाई, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा लो से हाई की तरफ को। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये फर्दर आगे दो टाइप में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था डिफ्यूज़न के बारे में, ठीक है। ये होता है, एक डिफ्यूज़न होता है और एक होता है ओस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस। अब डिफ्यूज़न होता है जब कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी सब्सटेंस, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में। अब दोनों में देखिए, इसमें भी हायर टू लोअर होगा और डिफ्यूज़न में भी हायर टू लोअर होगा। बस डिफरेंस इतना होगा, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का मूवमेंट होता है और ओस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड का ही मूवमेंट होता है, यानी कि सिर्फ पानी का ही मूवमेंट होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। वहीं बात की जाए, जब भी लिक्विड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है तो उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। ये होता है सेल के अंदर, ठीक है। सेल में जब भी लिक्विड जाएगा तब होता है ओस्मोसिस, ठीक है, तब होती है ओस्मोसिस। सिर्फ लिक्विड की बात हुए, अगर जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ जा रही है सेल के अंदर, कोई भी गैस जा रही है सेल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न इसको कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं ओस्मोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ लिक्विड को अंदर आने देता है, ठीक है। जो मेन लिक्विड होगा, जो ज़रूरत का लिक्विड होगा, सिर्फ उसी को ही अंदर अलो करता है। अब देखिए, ओस्मोसिस भी दो प्रकार की होती है, एक होता है एंडो ओस्मोसिस और एक होता है एक्सो ओस्मोसिस। अब एंडो का मतलब होता है अंदर, देखो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट मतलब बाहर, जिसमें वाटर या सोलवेंट, देखिए एक टर्म बहुत यूज़ होगी, एक होगा सोलवेंट और दूसरी होती है सोल्यूट। तो सोलवेंट को हम साइंस की भाषा में कहते हैं पानी, और सोल्यूट को हम साइंस की भाषा में कहते हैं सॉलिड पदार्थ, जो सोलवेंट के अंदर घोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे चीनी मान सकते हो आप। देखिए, जिसमें वाटर या सोलवेंट सेल के अंदर आता है और सेल स्वेल कर जाता है। मान लीजिए सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो सेल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। वहीं एक्सोओस्मोसिस में बात की जाए तो सेल से यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाहर जाता है, कोई चीज़ बाहर जाएगी सेल से तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, यानी कि श्रिंक कर जाता है। अब लगते हाथों हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार का सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट को हम कहेंगे साइंस की भाषा में पानी, और सोल्यूट को कहेंगे हम चीनी। चीनी की जगह कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि सोल्यूट को हम चीनी मान के चलेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपर का मतलब होता है हाई। जिस सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए ये मैंने एक जग ले लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने भर दिया बहुत सारा पानी, तो पानी क्या हो गया, पानी को बोलते हैं हम साइंस की भाषा में सॉल्वेंट, ठीक है। पानी हो गया आपका सॉल्वेंट, और जब हम चीनी डालेंगे इसके अंदर तो वो होगी सोल्यूट, चीनी को बोलेंगे हम सोल्यूट। अब जब ये दोनों मिल जाएगा तो बनता है सॉल्यूशन। अब देखिए, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब चीनी की मात्रा इसमें अब हम ज़्यादा कर देंगे और पानी बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए, ये मैंने आपको एग्जांपल से थ्रू समझाने की कोशिश की। ये एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पानी डाला जिसको हमने साइंस की भाषा में कहा सॉल्वेंट, फिर इसके अंदर हमने डाल दी चीनी डाली सबसे ज़्यादा, तो चीनी इसमें ज़्यादा है, पानी इसमें कम है। तो इस सॉल्यूशन में हम
अब हम डालेंगे सेल को, जो ह्यूमन का सेल है ना हमारा, इसको डालेंगे अब हम इसके अंदर। अब देखिए होगा क्या, जब भी इस सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे तो सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट कम है, यानी कि पानी कम है, और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। मैंने कहा था ना आपको कि सेल के अंदर लिक्विड होता है, तो सेल के अंदर यहाँ एज़ कंपैरिजन टू यहाँ पानी ज़्यादा है सेल के अंदर। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है पानी की, यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन है, तो ये जाएगा हायर से लोअर की तरफ को। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा छोटा, यानी कि सेल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन में कम है। ठीक है, तो इसीलिए सेल से क्या होगा, पानी या सॉल्वेंट हायर टू लोअर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका उल्टा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपो का मतलब होता है कम। अब जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम होगी, यानी कि मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा है और चीनी कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा जो सॉल्वेंट होगा पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम होगी। जब हम सेल को डालेंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, सेल को डाल दिए सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जो सेल के अंदर जो सोल्यूट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, जो पानी होगा सॉल्वेंट, ठीक है, तो सेल के अंदर जाने लगेगा। ठीक है, अब सेल के अंदर घुसेगी कोई चीज़ तो क्या हो जाता है, सेल मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए सेल इस केस में क्या हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। अब हाइपर में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाएगा जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे, और हाइपो में क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। हाइपो से आप याद रख सकते हो हिप्पोपोटामस, जो एक गैंडे की प्रजाति होती है ना हिप्पोपोटामस, तो इसको हम याद रख सकते हैं इससे कि हाइपो जो होते हैं वो मोटे होते हैं, यानी कि गैंडे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन के बारे में भी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम चलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी सेल वॉल, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था Z+ सिक्योरिटी। सेल वॉल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी कि Z+ सिक्योरिटी। यह प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। बस सी से याद रखना है, अगर सेल वॉल आ रहा है तो यानी कि ये सेलुलोज से बनी हुई होगी। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यानी मैंने आपको बताया था ना, ये सेल वॉल होती है, ये प्लांट को खड़े रहने में सहायता करती है, इसीलिए ये प्लांट सेल में होती है, ना कि ह्यूमन सेल्स में होती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब इसमें एक टर्म आती है प्लाज्मोलिसिस की। अब ये प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, देखिए, जब लिविंग प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है, यानी कि जब छोटा हो जाता है ना सेल, ठीक है, हो जाता है, परंतु सेल वॉल वैसी ही रहती है, इस कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट का सेल है, ये आपकी Z+ सिक्योरिटी यानी कि सेल वॉल, इसके अंदर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिए यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर चला गया। जब पानी बाहर चला जाएगा तो सेल छोटा हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी छोटी होगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो उतनी वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। देखिए सेल वॉल का जो मेन काम है वो है प्लांट सेल को रिजिड या स्ट्रॉन्ग बनाना। ये जो प्लांट के जो सेल वॉल होती है ना, तो इनको प्लांट सेल को रिजिड बनाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि कुछ हवा वगैरह आए, कुछ भी हो तो ये स्ट्रॉन्ग रहे। अब हमने याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है वो किन किन के मतलब किन में पाई जाती है। तो पहले आते हैं प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल, जो कि बनी होती है सेलुलोज से। मैंने आपको बताया था सी से सेलुलोज। उसके बाद आता है फंजाई। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से। वहीं बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, हमारे ह्यूमन सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और ना ही वायरस में कोई सेल वॉल होती है। इन तीनों में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इन तीनों में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज, वो जो कि है न्यूक्लियस, जिसको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस को कहा था सेल का ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या कंटेन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जिसके पास भी न्यूक्लियस होगा, जिस किसी के पास भी न्यूक्लियस होगा उसके पास हमेशा डबल लेयर मेम्ब्रेन ज़रूर होगी, ये आपने नोट करना है, जिसके बीच में पोर्स होते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूक्लियस का, तो ये आपकी ये पहली लेयर आ गई और ये आ गई आपकी अंदर वाली, यानी कि ये डबल लेयर है, ठीक है। तो ये आगे बीच में पोर्स, यानी कि यहाँ से एक्सचेंज होगा सामान का या फिर जेनेटिक मटेरियल का, जो भी चाहिए होगा अंदर से बाहर की तरफ को, जो कि मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन होता है, ठीक है, ये फैला हुआ होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करते हैं ना, तो ये इस प्रकार के हो जाते हैं, मतलब अभी धागे में, तो ये मिलकर ऐसी कुछ शेप ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। जब सेल डिवीज़न में ये एक साथ आ जाते हैं क्रोमैटिन, तो इनको हम कहते हैं डीएनए, और इसमें बीच में आता है न्यूक्लियस, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस रहेगा, और ये इस बीच में जो तरल पदार्थ होता है, जेली लाइक फ्लूइड होती है, ये जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये आपकी आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये परतें हैं इनकी, डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब देखिए होता क्या है, न्यूक्लियस अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, मैंने आपको बताया था ना, जब ये प्रोटोप्लाज्म में बाहर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। जब ये डबल ऐसे जुड़ जाते हैं, जब सेल डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जब डीएनए थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह स्ट्रक्चर में होता है, तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस में कहीं भी धागे की तरह फैला हुआ होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी धागे की तरह ये फैला हुआ होता है। सेल डिवीज़न के समय यही डीएनए जब आपस में मिलकर कोयल की तरह बन जाते हैं, इस तरह से ये बन जाते हैं कोयल की तरह, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। उसको क्या कहते हैं, जब कोयल की तरह बन जाता है तो उसे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। अब हम देखेंगे सेल के दो टाइप, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब पी से आपने याद रखना है, प्रोकैरियोटिक से मतलब पी से पुराना। तो सबसे पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स या जीव आए थे, वो आए थे आपके बैक्टीरिया वगैरह, तो सबसे पुराने वो हुए, मतलब प्रोकैरियोटिक। इनकी साइज़ की बात की जाए तो 1 से 10 यूएम तक उनका साइज़ होता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो ये थोड़े से बड़े होते हैं, 5 से 10 तक इनका साइज़ होता है। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना इनका, ये वेल डिफाइन नहीं होता है, मतलब सेल के अंदर ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो इनके न्यूक्लियस को कहते हैं हम न्यूक्लियोइड, ठीक है, इनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। और वहीं अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल में, तो ये होते हैं एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स। हम जो है ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सब है यूकैरियोटिक, और जो बाकी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें सेल ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होती हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये सेल है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक फ्लूइड, और जो जितने भी ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, वो होता है राइबोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करना है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, एकमात्र राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। अब देखिए जो हमारा शरीर है उसको चलने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कोई भी हमने काम करना है तो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की ज़रूरत होती है ना। अब बिना खाना खाए कैसे हम कुछ काम कर सकते हैं, तो इसीलिए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। तो अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करना है तो उसके लिए प्रोटीन तो ज़रूरी है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, इसमें तो सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आरईआर हो गया, एससीआर हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ये सब प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका एक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया ये बाहर आपकी ये इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल आ गई, उसके बाद ये इसके अंदर न्यूक्लियोइड होते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और ये यहाँ पर रहे इसके राइबोसोम्स। ये बैक्टीरिया का है, और साथ में इसकी एक पूंछ सी निकली होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब फ्लैजेले का क्या काम होता है? फ्लैजेले का काम होता है मूवमेंट करने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल की जो ऑर्गेनेलीज है वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेलीज होती है। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि ये सेल है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो तरल पदार्थ है आपका पानी लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये है साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। इसी के अंदर ही राइबोसोम्स होंगे पड़े हुए, और इसी के अंदर ही गोल्गी अपरेटस होगा। ये सभी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का इसका काम होता है। अब राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होती है, इसके पीछे कारण क्या होता है। मान लीजिए कि ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अगर इसके पास मेम्ब्रेन होगी तो इसको जाने के लिए टाइम भी लगेगा, ठीक है। मूवमेंट स्लो भी होगी, तो इसलिए इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ताकि ये प्रोटीन जल्दी से सभी को ट्रांसफ़र हो सके। ये करता है प्रोटीन बनाने का काम। अब देखिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब मैंने एक ट्रिक बताई है आपको यहाँ पे याद रखने के लिए। जीने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, दोनों के लिए राइबोसोम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम कहते हैं ईआर, ठीक है। अब सेल के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो ईआर में बनती है। इसे हम फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि घर का हम किचन भी कह सकते हैं। अब ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरईआर और दूसरा होता है एसईआर, ठीक है। आरईआर और एसईआर ये दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरईआर, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसके पास मतलब यहाँ से आप याद रख सकते हैं रफ से होगा राइबोसोम्स। जिसके पास भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं हम आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उनके पास राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। इनको तो बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनके पास राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। अब इसके पास देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रोटीन को। अब इसके पास अब्सेंट है, तो लेकिन ये क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाता है, ये बनाता है लिपिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन को बनाता है, ठीक है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करता है आरईआर, और एससीआर क्या काम करेगा? लिपिड्स, एंजाइम तथा हार्मोन को बनाने के लिए। अब नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी होती है इसके पास, मतलब मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो ये खुद को बचा नहीं पाता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसके पास शक्ति नहीं होती है खुद को बचाने की। लेकिन एसईआर के पास शक्ति होती है खुद को बचाने के लिए, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ के पास होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि है गोल्गी अपरेटस। अब हमारा प्रोटीन बनके तैयार हो गया है। अब उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है साइटोप्लाज्म में? वो करता है गोल्गी अपरेटस, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम ने प्रोटीन को बना दिया, अब गोल्गी अपरेटस क्या करेगा? आएगा कि भाई मैं इसकी पैकिंग करके डिलीवर कर दूंगा, मतलब ये एक प्रकार का डिलीवरी एजेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। मतलब प्रोटीन पैकेजिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है गोल्गी अपरेटस का। दिखने में ये पैरेलल शीट की तरह होता है, ठीक है। देखिए दिखने में इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये शीट के ऊपर शीट होती है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सिस्टन्स, ठीक है। जिसको हम कहते हैं सिस्टन्स, सिस्टन्स को बोलते हैं गोल्गी अपरेटस का ये पार्ट है।
अब एक और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गोल्गी ऑपरेटस की, ये करता है लाइसोसोम की फॉर्मेशंस को, ठीक है, लाइसोसोम को भी बनाता है। अब हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या करता है, कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सेल के अंदर जो वेस्ट चीज़ें होती है ना, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, सेल में ये प्रोटीन यहाँ पे बन गया है, ठीक है, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बन गई जो सेल को ज़रूरी नहीं है। तो जो ये लाइसोसोम होता है ना, ये इसको खा लेता है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ बच गई है ना, ये इसको खा लेगा कि भाई डिस्ट्रॉय कर दे, कि सेल को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही भार बढ़ रहा है सेल का, तो ये इसको डाइजेस्ट कर देगा। सेल के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं। जब सेल के अंदर देखिए, जब सेल के अंदर कुछ गलत होता है तो ये पूरे सेल को भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके पूरे ही सेल को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है तो सेल मतलब अपनी शक्ति खो चुका है, जहाँ तक हो सकता था सेल लड़ाई करता है उससे बचने के लिए। अगर मान लीजिए कि इसको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है मतलब लड़ने के लिए, तो क्या करेगा, लाइसोसोम आएगा, सारी जगह पे क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर देगा। जैसे सिक्रीट कर देगा तो सेल क्या हो जाएगा, एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा और सेल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सेल टोटल ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये इसका एक और काम भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वन में भी कन्वर्ट कर देता है। कोई मोटी चीज़ होगी फॉर एग्जांपल, तो उसको ये तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देगा। कारण क्या है, इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, समझ लगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वही बोलते हैं कि ये मतलब वैक्यूम चीज़ है, मतलब एक वैक्यूल मतलब खाली जगह है, ठीक है। तो सेल के अंदर एक खाली जगह होती है, मतलब वैक्यूल सा होता है सेल के अंदर एक, ठीक है। अब देखिए खाली जगह का क्या काम होता है, खाली जगह में क्या रखते हैं। अब हम जैसे हमारे घर पे खाली जगह होती है ना, तो जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है ना उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं खाली जगह में, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज सैक होती है सेल के अंदर। एनिमल सेल में ये स्मॉल होती है, मतलब जो हम होते हैं ना, हम में ये जो जैसे ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, तो यहाँ पे होती है ये वैक्यूल्स, ये होती है खाली जगह पे, ये होती है खाली जगह, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, यानी कि जो भी कुछ प्रोटीन एक्स्ट्रा बन गया तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये कुछ इस साइज़ का होता है, 50 से 90% का होता है, ठीक है, वैक्यूल। प्लांट सेल में यह 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम कंटेन करता है। अब देखिए वैक्यूल्स प्लांट सेल को टर्जिडिटी तथा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि सेल स्ट्रॉन्ग रहे। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये टोनोप्लास्ट। किसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो वो कहते हैं हम वैक्यूल की। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, शुगर जो भी बच जाता है, ठीक है, वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। अब यूनिसेलुलर सेल में, यानी कि मैंने बताया था ना आपको, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, इनके केस में जितना भी वेस्ट होता है तथा एक्सेस वाटर होता है वो वैक्यूल्स की सहायता से बाहर जाता है। अब देखेंगे अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। अब मैंने बताया था ना आपको शुरू में, जिसके पास भी न्यूक्लियस होगा उसके पास हमेशा क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि 2 मेम्ब्रेन इसके पास होगी। इसके पास भी अपना डीएनए होता है तथा राइबोसोम्स होते हैं। इसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही लेयर को हम क्रिस्टे कहते हैं। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंदर की लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो इसको जो अंदर की जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है क्रिस्टे। अंदर की लेयर को हम कहते हैं क्रिस्टे। जैसे कि हमने वैक्यूल्स का देखा था ना ऊपर,
कि वैक्यूल्स की जो बाहरी लेयर है उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। वही माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टे। यहीं पे ही एनर्जी फॉर्मेशन होती है एटीपी के फॉर्म में। अब देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार का एटीपी क्या है, एटीपी एक प्रकार की यूनिट है। जैसे हम मापते हैं ना कि हमारी बॉडी का वेट है 80 kg, तो वेट को हमने मापा केजी में, ठीक है। वेट को किस में मापा, हमने मापा केजी में। वहीं सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही है उसको हम मापते हैं एटीपी की सहायता से। तो ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है उसे एटीपी से शो किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड। बस ये आपने याद रखना है, जो प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। इनके पास भी अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अब फ्लावर में देखिए क्या होता है, ये कलर प्लास्टिड होते हैं। आप देखिए कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा तो ये डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं। कोई रेड होगा, कोई येलो होगा, कोई ऑरेंज होगा। सिर्फ ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर आते हैं फ्लावर में तो वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर, तो जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब लैक, इसमें लैक कलरेशन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है, तो ये हेल्प करता है स्टोरेज में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। अब जितना भी एक्स्ट्रा भोजन बच जाता है ना, जैसे स्टार्च हो गया, आपका ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गया, इसको ये स्टोर करता है अपने अंदर। आज की वीडियो का अब हमारा ये है लास्ट टॉपिक जो दिया है एनसीईआरटी में सेल डिवीज़न के बारे में। यह एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सेल डिवीज़न क्या है। जैसे पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं न्यू सेल की फॉर्मेशन में। न्यू सेल्स फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन। अब न्यू सेल क्यों फॉर्म होते हैं, जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है। अब जैसे देखो हमारी हाइट बढ़ती है तो मतलब हमारे सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तभी सेल बन रहे हैं। मान लीजिए हमें चोट लगती है, ठीक है, तो कहीं से हमारा सेल कट जाता है तो अपने आप वो रिपेयर कर लेते हैं ना, तो इसलिए सेल रिप्लेसमेंट होती है, तब भी सेल डिवाइड करते हैं। और रिप्रोडक्शन के टाइम भी सेल का डिवीज़न होता है। अब सेल डिवीज़न के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, ठीक है, पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है यानी कि ओल्ड सेल होता है, ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बनता है, ठीक है। देखिए ये पेरेंट सेल आ गया आपका, ये डिवाइड होकर बनाएगा 2 डॉटर सेल। वहीं मियोसिस में क्या होता है, तो ये पेरेंट सेल आ गया आपका, ठीक है, ये बने डॉटर सेल और ये बन जाएंगे फर्दर 4 में, ठीक है। ये बन रहे हैं 2 में, यहाँ पे बन रहे हैं 2 डॉटर सेल और यहाँ बन रहे हैं मियोसिस में 4 डॉटर सेल। अब इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, यानी कि अगर यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ़ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 46 है तो इनमें चले जाएंगे 23 23, ठीक है, 23 23 करके इन पे मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न। अब इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल। अब इसमें होता है रिडक्शन डिवीज़न, मतलब इसमें 4 हो गए, ठीक है, मतलब यहाँ से भी फर्दर डिवाइड हो गया, तब इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। अब हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द इंजर्ड सेल। जब भी हमारे शरीर की ग्रोथ होती है या फिर सेल रिपेयर कर रहा होता है तब क्या होता है, माइटोसिस होता है। और जब मियोसिस कब होती है, जब हमारी गैमेट प्रोडक्शन होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब होती है मियोसिस। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बहुत सारा ज्ञान देखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।